हर सितारे की चमक के पीछे एक संघर्ष होता है। यहाँ हम लाते हैं उन लोगों की कहानियां जो सिर्फ नाम नहीं, मिसाल हैं। वेलकम टू सिटी लाइट्स, जहां जिंदगियां बोलती हैं। रतन टाटा, ये नाम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक प्रेरणा का स्रोत है। एक ऐसा इंसान जिसने व्यापार को केवल लाभ कमाने का जरिया नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनाया। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन, परोपकारी, दूरदर्शी और भारतीय युवाओं के आदर्श रतन टाटा का जीवन सादगी, सेवा और सफलता का संगम है। रतन नवल टाटा, एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ टाटा ग्रुप को वैश्विक पहचान दिलाई बल्कि भारत की छवि को भी पूरी दुनिया में मजबूती दी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। वह टाटा परिवार के सदस्य हैं, जो भारत के सबसे पुराने और सम्मानित उद्योग परिवारों में से एक है। उनके पिता नवल टाटा एक सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी थे। नवल टाटा को नवजबाई टाटा, जमशेदजी टाटा की पत्नी, ने गोद लिया था। यानी रतन टाटा सीधे तौर पर जमशेदजी टाटा के वंशज नहीं थे, लेकिन टाटा परिवार की सोच, मूल्य और परंपराएं उनके जीवन में गहराई से समाई हुई थीं। उनकी माता सोनी टाटा एक शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली महिला थी। रतन टाटा का एक छोटा भाई भी है, जिमी टाटा, जो आज भी मीडिया की चकाचौंध से दूर एकांत जीवन जीते हैं। रतन टाटा का बचपन उतना सहज नहीं था जितना लोग सोचते हैं। जब वे मात्र 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। भारत जैसे देश में 1950 के दशक में तलाक असामान्य था। इसका प्रभाव उनके मन और व्यक्तित्व पर पड़ा। उनकी परवरिश उनकी दादी नवजबाई टाटा ने की, जिन्होंने उन्हें विनम्रता, अनुशासन और सादगी का पाठ पढ़ाया। बचपन से ही रतन टाटा अंतर्मुखी, भावुक और संवेदनशील प्रवृत्ति के थे। उनका लगाव जानवरों से बहुत ज्यादा था। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और बाद में कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। कॉर्नेल में उनके शिक्षक उन्हें एक गंभीर और परिश्रमी छात्र के रूप में याद करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता चाहते थे कि वे इंजीनियरिंग करें, लेकिन रतन का झुकाव आर्किटेक्चर की ओर था और उन्होंने वही चुना। कॉर्नेल के बाद रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया, जिससे उन्हें वैश्विक व्यवसाय की गहराई से समझ मिली। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी 4 बार शादी होने के करीब स्थिति बनी, लेकिन हालातों के कारण उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। एक बार वह अमेरिका में एक महिला से प्यार करने लगे थे, लेकिन भारत लौटते समय वह वादा करके आए थे कि महिला भी भारत आएगी। लेकिन भारत चीन युद्ध की वजह से हालात बदल गए और वह कभी नहीं आ सकी। रतन टाटा ने इस रिश्ते को ताउम्र दिल में रखा, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से कभी भुनाया नहीं। उनके अनुसार शादी न करना शायद मेरे जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह के साथ अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के प्लांट में मजदूरों के साथ काम किया। उन्हें एक ब्लास्ट फर्नेस के पास काम पर लगाया गया, जहां गर्मी, धूल और शोर के बीच उन्होंने जमीन से काम करना सीखा। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि नेतृत्व का असली अर्थ होता है पहले समझना, फिर साथ चलना। 1971 में उन्हें नेल्को नामक कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया। उस समय नेल्को घाटे में चल रही थी। रतन टाटा ने कंपनी में टेक्नोलॉजी और ग्राहक सेवा को बेहतर बनाकर उसे उभरने में मदद की। यह उनका पहला व्यावसायिक टेस्ट था, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे। लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान यह कंपनी बंद हो गई। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। जे.आर.डी. टाटा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रतन टाटा को चुना। इस फैसले को लेकर टाटा समूह के कुछ वरिष्ठ अधिकारी असहमत थे। कई लोग उन्हें अनुभवहीन मानते थे, लेकिन जे.आर.डी. टाटा को उन पर भरोसा था।
रतन टाटा ने धीरे धीरे टाटा समूह की लगभग 100 कंपनियों को एक ब्रांड, एक सोच और एक दिशा में पिरोया। उन्होंने परिवार के बाहर के सीईओ की संस्कृति को बदला और टाटा को एक अधिक पेशेवर, वैश्विक ब्रांड में तब्दील किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत से बाहर अपने पंख फैलाने शुरू किए। उन्होंने एक के बाद एक अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया। साल 2000 में यूके की कंपनी टेटली को टाटा टी ने खरीदा। 2004 में टाटा मोटर्स ने दक्षिण कोरियाई कंपनी डोवू कमर्शियल व्हीकल्स को खरीदा। साल 2007 में टाटा स्टील ने ब्रिटेन की कंपनी कोरस ग्रुप को $12.1 बिलियन में खरीदा। फिर साल 2008 में टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड से खरीदा। ये सभी अधिग्रहण उस समय टाटा की आर्थिक शक्ति और भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षा के प्रतीक बन गए। रतन टाटा को एक दिन सड़क पर 4 लोगों को एक स्कूटर पर बैठकर सफर करते हुए देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने तय किया कि आम भारतीय परिवार के लिए एक सुरक्षित, सस्ती कार होनी चाहिए। यही सोच टाटा नैनो का बीज बनी। 2008 में जब नैनो को लॉन्च किया गया तो इसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रखी गई। इसे विश्व की सबसे सस्ती कार का दर्जा मिला। हालांकि बाजार में यह कार अधिक नहीं चली, लेकिन यह साबित कर गया कि रतन टाटा का मकसद केवल मुनाफा नहीं, बल्कि समाज के लिए बदलाव लाना था। रतन टाटा का नेतृत्व केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि साहस से भी भरा था। 2008 में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ, तब ताज होटल, जो टाटा ग्रुप का हिस्सा है, सबसे अधिक प्रभावित हुआ। रतन टाटा खुद पीड़ितों से मिलने गए। उन्होंने हर मृतक कर्मचारी के परिवार को जीवन भर का समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने ताज के पुनर्निर्माण में करोड़ों खर्च किए, लेकिन एक भी इंश्योरेंस के पैसे के लिए दावा नहीं किया। यह दर्शाता है कि उनके लिए कर्मचारी केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि परिवार थे। टाटा का अधिकांश धन समाज सेवा के लिए समर्पित है। टाटा ट्रस्ट्स, जो टाटा सन्स की सबसे बड़ी शेयरधारक संस्था है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, ग्रामीण विकास, विज्ञान और तकनीक में निवेश करता है। उनके कुछ प्रमुख योगदान हैं, जैसे टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता की स्थापना, हार्वर्ड, MIT और IISc को उच्च स्तरीय रिसर्च के लिए करोड़ों रुपए का दान। उन्होंने कोविड-19 के समय भारत सरकार को 500 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। इसके अलावा कैंसर केयर, बालिका शिक्षा, स्टार्टअप्स और ग्रामीण नवाचार में निरंतर सहयोग करते रहे हैं। 2012 में रतन टाटा ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन समूह में मतभेदों के कारण साइरस मिस्त्री को हटाना पड़ा और 2016 में उन्होंने अस्थायी रूप से दोबारा जिम्मेदारी संभाली। उनका कहना था, नेतृत्व का अर्थ है जब कोई और नहीं होता, तब आपको खुद खड़ा होना पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद भी वे छोटे स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी में निवेश करते रहे, जैसे ओला, पेटीएम, स्नैपडील, अर्बन लैडर और कई ऐसी छोटी कंपनियों शामिल हैं। रतन टाटा को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें शामिल हैं पद्म भूषण सन 2000, भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया। पद्म विभूषण 2008, यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो उन्हें उनके व्यापारिक योगदान के लिए दिया गया। जर्मनी का आदेश 2014 में राष्ट्रपति द्वारा इस आदेश से सम्मानित किया गया। 2012 में रतन टाटा को सर्वश्रेष्ठ सीईओ का खिताब दिया गया और FICCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह पुरस्कार उन्हें 2012 में दिया गया। इसके अलावा वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन और नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग जैसे वैश्विक संगठनों के सदस्य भी थे। रतन टाटा का कहना था, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। I take decisions and then make them right। उनका जीवन एक मिशन रहा, भारत को विश्व पटल पर स्थापित करने का। वह कभी राजनीतिक विवादों में नहीं पड़े, कभी उद्योगपतियों की चकाचौंध में नहीं घुले। उन्होंने हर बार सादगी और नैतिकता का साथ निभाया।
9 अक्टूबर 2024 यह तारीख भारत के लिए एक बहुत ही दुखद दिन बन गया जब मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा का निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हर मंच पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनकी मौत ने यह साबित कर दिया कि वे केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक संस्था थे। रतन टाटा हमें यह सिखा गए कि विनम्रता में ताकत होती है, सेवा में सफलता छुपी होती है और विचारों में क्रांति होती है। उनका जीवन आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनका विजन और उनके आदर्श हर भारतवासी के दिल में जीवित रहेंगे। यह थी एक और जिंदगी की प्रेरणादायक कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सिटी लाइट्स, जहां हर कहानी एक रोशनी है। मिलते हैं अगली कहानी में।